जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आया हूं। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 11 तक के सभी का विस्तार पूर्वक से आप लोगों को सेट करवा चुके हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट 12 है और यह प्रैक्टिस सेट आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा तैयार की गई है। जो भी कैंडिडेट बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन दिए हैं, आवेदन डाले हैं, उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसान हो। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों कि बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ, कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ कथन कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। तो यह सत्य है। बी कहता है कि बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित हैं। जी हाँ, तो ये सत्य है। सी कहता है कि यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था। डी कहता है इस आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो यह डी ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन है, असत्य है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इस आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था दोस्तों, लेकिन यहाँ लिख रहा है कि इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दूसरा प्रश्न है कि शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम स्टेटाइट सॉप स्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में अवस्थित है। बिहार के किस जिले में है। तो दोस्तों, यह है मुंगेर जिला में। जी हाँ, यह मुंगेर जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है तीसरा, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। जी हाँ, कुंवर सिंह के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बिहार सरकार विजय दिवस के रूप में 23 अप्रैल को मनाती है। नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य ये बेगूसराय में अवस्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5 नंबर का, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। तो दोस्तों, यह जो है रोहतास में सबसे ज्यादा नहर के द्वारा सिंचाई की सुविधा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम बढ़ते क्रम में कौन सा है। जी हाँ, 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न है, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है। जी हाँ, पावापुरी में जो जल मंदिर है तो उसका संबंध किससे है। तो उसका संबंध है दोस्तों ऑप्शन सी, जैन धर्म से। जी हाँ, जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे महावीर जी, उनका उन्हीं का मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो वहाँ जैन मंदिर, जैन धर्म से संबंधित जैन मंदिर है, वही जल मंदिर भी है। बीच तालाब में बना हुआ एक मंदिर है, वह जल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, यूरोपीय शक्ति
पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे। किससे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी पुर्तगाल से। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? जी हाँ, कौन सा संधि के तहत? तो इसका सही आंसर होगा पुरंदर की संधि। जी हाँ, पुरंदर के संधि के तहत अपने किला को मुगलों को सौंप दिया था। नेक्स्ट है 10 नंबर का, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? जी हाँ, कौन सा मुगल शासक? सही आंसर होगा शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट 11 नंबर का, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन 1853 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये 1853 ईस्वी में पुणे से थाने के बीच मुंबई में ये हुआ था। मात्र 13 किलोमीटर सबसे स्टार्टिंग टाइम में 1853 ईस्वी में रेल को चलाया गया था। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? जी कौन सा पुस्तकालय में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। जी हाँ, और यह लाइब्रेरी जो है 5 अक्टूबर 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा स्थापित की गई थी, इसलिए इसको खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी नाम दिया गया है। दोस्तों, बिहार में इतिहास के दुर्लभ ग्रंथों के साथ साथ एक विशाल लाइब्रेरी है और बिहार के राज्यपाल इस लाइब्रेरी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जी हाँ, जो भी बिहार के राज्यपाल होते हैं वे इस खुदा बख्श लाइब्रेरी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, यह रचना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जी हाँ, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान और भारत का राष्ट्रगान दोनों के जो रचनाकार हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को ही 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। जी हाँ, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि लिखने के कारण। जी हाँ, इनका प्रसिद्ध कृति गीतांजलि है, तो गीतांजलि के रचना के कारण इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है 14 नंबर का, कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? जी हाँ, किसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है? तो सही आंसर है टीपू सुल्तान। जी हाँ, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो वह व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है 16 नंबर का, कि पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? जी हाँ, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। ये 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 17 नंबर का, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। जी हाँ, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने थे और सरदार पटेल गृह मंत्री, जॉन मथाई रेल मंत्री, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और के सनमुगम सेट्टी ये वित्त मंत्री बने थे। तो नेक्स्ट है 18 नंबर का, कि भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन थे? जी हाँ, भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन थे? सही आंसर होगा
जनरल के एम करियप्पा। जी हाँ, जनरल के एम करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 में घटना घटा था, 13 अप्रैल 1919 को। और यहाँ जो है जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था वह था जनरल डायर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 20 नंबर का 1916 में महात्मा गांधी ने खाली स्थान की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी। जी हाँ, 1916 में गांधी जी कहाँ है जो किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर वो यात्रा किए थे, तो वो यात्रा किए थे पश्चिमी चंपारण का। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1916 में पश्चिमी चंपारण की यात्रा किए थे और वहां सत्याग्रह आंदोलन किए थे जो कि सक्सेस रहा था। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि इनमें से कौन सा देश एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। जी हाँ, एशिया के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है श्रीलंका। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा था। जी हाँ, 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा का घटना घटा था, तो उसमें कौन सा देश को छोड़कर सभी देश को पुनर्वास करना पड़ा था। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया है कजाकिस्तान, बेलारूस, रूस और यूक्रेन। तो कजाकिस्तान को छोड़कर बाकी को पुनर्वास करना पड़ा था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। नेक्स्ट है 23 नंबर का दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 23 नंबर का, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कनाडा एवं यूएसए। कनाडा एवं यूएसए के बीच की सीमा रेखा काफी लंबी है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, लूना नदी किस देश से होकर बहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी रूस। लूना नदी किस देश से होकर बहती है, रूस से होकर के बहती है। नेक्स्ट है बृहस्पति का 25 नंबर का प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है, तो बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। जी हाँ, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है बृहस्पति का द्रव्यमान। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ अरावली है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 27 नंबर का, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नुब्रा घाटी। जी हाँ, नुब्रा घाटी के नजदीक है सियाचिन हिमनद। नेक्स्ट है 28 नंबर का प्रश्न, 28 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। जी हाँ, यह सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। जी हाँ, उड़ीसा का ही नया नाम उड़ीसा है, तो उड़ीसा में ही नियमगिरी पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी है। जी हाँ, उत्तर भारत में बाढ़ की जो घटनाएं बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि के कारण। जी हाँ, अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई होने से बाढ़ की घटनाएं बढ़ी है। नेक्स्ट है 31 नंबर का कि यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, जब ग्रस्त हो जाता है तो उसे सूखा वर्ष कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूखा वर्ष। नेक्स्ट है 32 नंबर का, 32 नंबर का प्रश्न है देखिए,
कि भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में है। जी हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क असम का है। यह भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रश्न है कि गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, गिर जो है गुजरात में है और यह जो है सिंह के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंह अभ्यारण्य। जी हाँ, गिर जो अभ्यारण्य गुजरात में है और यह सिंह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, गंग नहर किस राज्य को सिंचती है? जी हाँ, गंग नहर जो है किस राज्य को सिंचती है, यानी किस राज्य को पानी से पटाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान। जी हाँ, गंग नहर जो है वह राजस्थान में है। नेक्स्ट है 35 नंबर में है कि भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नहर जो सिंचाई करती है उसका क्या नाम है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में बहती है और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, कि किस बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है? इसका सही आंसर होगा पूर्ण स्पर्धा एवं अल्पाधिकार में। जी हाँ, पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है। नेक्स्ट है 37 नंबर का, आईडीबीआई का गठन कब हुआ था? जी हाँ, आईडीबीआई का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1964 में। जी हाँ, जुलाई 1964 में आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, ये होता है आईडीबीआई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? जी हाँ, कौन सी जो है साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? इसका ऑप्शन देखिए, इसका सही ऑप्शन है आईएफसीआई। जी हाँ, आईएफसीआई जो है वह साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, 39 नंबर में कि राष्ट्रीय आय मापन में निम्न में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, निवेश पद्धति। राष्ट्रीय आय के मापने के लिए निवेश पद्धति को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर का, कि स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? जी हाँ, ऑप्शन देखिए 40 का ऑप्शन दिया गया है पूंजी निर्माण, अंतिम खपत, मध्यवर्ती खपत एवं उपभोक्ता वस्तुएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम खपत। नेक्स्ट है 41 नंबर का, मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ? तो दोस्तों मत पत्र का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो किया गया था प्राचीन यूनान में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 42 नंबर का, एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? जी हाँ, एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजीकृत वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, इसे कहा जाता है एकाधिक मताधिकार तंत्र। नेक्स्ट है 43 नंबर का, जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब रूस का नेता कौन था? तो उस समय रूस के नेता था, जी हाँ, लियोनिड ब्रेजनेव। जी हाँ, लियोनिड ब्रेजनेव भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग संधि पर हस्ताक्षर के समय वह नेता थे रूस का। नेक्स्ट है 44 नंबर का, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? जी हाँ, किसने दिया? इंद्रधनुषी गठबंधन। तो इसका सही आंसर होगा बराक ओबामा। जी हाँ,
बराक ओबामा राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द को इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द दिया है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। जी हाँ, यह कथन किसने कहा था? सही आंसर होगा आर हेंस। जी हाँ, आर हेंस का कहना था। नेक्स्ट है 46 नंबर का, राज्य के विषय में फासिज्म क्या है? जी हाँ, राज्य के विषय में फासिज्म क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। जी हाँ, राज्य राजा का नियंत्रण में रहता है, यह राज्य के विषय में फासिज्म का कहना था। नेक्स्ट है 47 नंबर का, 47 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष का। जी हाँ, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जो होते हैं वो 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। नेक्स्ट है 49 नंबर का, निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? जी हाँ, किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों में। नेक्स्ट है 50 नंबर का, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है? जी हाँ, स्विट्जरलैंड का जो लोकतंत्र है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो यहाँ प्रश्न कहता है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सहज समृद्धि। नेक्स्ट है 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? जी हाँ, कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवहन। जी हाँ, संवहन जो है ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पशील शीतलन पर। जी हाँ, नेक्स्ट है 53 नंबर का, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। जी हाँ, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, परावर्तित प्रकाश कहते हैं कि जब आती है जब किरण उसको आपतित प्रकाश कहते हैं, लेकिन जब लौटती है तो उसको परावर्तित प्रकाश कहा जाता है। तो परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होता है आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटास फिटकरी का। नेक्स्ट है 55 नंबर का, देखिए 55 नंबर का प्रश्न। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट 55 नंबर का प्रश्न है, दूध एक क्या है? जी हाँ, दूध क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायस। जी हाँ, दूध जो है एक पायस है। एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में बूंदों के रूप में निलंबन को पायसन कहते हैं, और जल में वसा के पायस को ही दूध कहते हैं, इसलिए दूध जो है एक पायस है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, निम्न में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर। जी हाँ, सल्फर ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है।
नेक्स्ट है 57 नंबर का। 57 नंबर में प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है। जी हाँ, हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है वो शरीर के तापमान को संतुलित करती है और नियमित करती है। तो दोस्तों वह ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को जल से अभेद बनाता है। जी हाँ, त्वचा की परत को जल से अभेद कौन सा परत बनाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन। नेक्स्ट है 59 नंबर का, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है। जी हाँ, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रेनलिन। जी हाँ, एड्रेनलिन ऐसा हार्मोन है जो उत्तेजना के समय अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है। दोस्तों एड्रेनलिन जो है अधिवृक्क से स्रावित होता है और इसे तात्कालिक हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। जी हाँ, सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उदाहरण का संबंध किससे है। जी हाँ, तो इसका संबंध है कैबिनेट मिशन से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, कैबिनेट मिशन जो आया था तो भारत विभाजन को मुक्त रखने की बात की थी, लेकिन यह जो है असफल होने के कारण ये भारत विभाजन हो गया। नेक्स्ट है 62 नंबर का, कि भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। जी हाँ, भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए उसके सामने योजना रखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, पंजाब। नेक्स्ट है 63 नंबर का, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्यों शामिल हुई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य की जनजातीय घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। नेक्स्ट है 64 नंबर का। 64 नंबर का प्रश्न देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था। जी हाँ, चटगांव में जो शस्त्रागार है उस पर धावा बोला था, तो उसका जो प्रमुख जो आयोजित करता था वह कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यसेन। जी हाँ, सूर्यसेन प्रसिद्ध चटगांव विद्रोह किए थे 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में। जी हाँ, 18 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है 65 नंबर का, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। जी हाँ, जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया गया तो उसके साथ ही भारत विभाजन को टालने का जो अवसर था वह समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है 66 नंबर का, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। जी 1946 में जो गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो हुई थी, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है 67 नंबर का, बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। दोस्तों इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। जी हाँ,
यह उपाधि महिलाओं के द्वारा दिया गया था बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के पश्चात। नेक्स्ट है 68 नंबर का, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? जी हाँ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो वह उपाधि को 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के विरोध में उस नाइटहुड उपाधि को लौटा दिए थे। वह महान व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे। नेक्स्ट है 69 नंबर का, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार लगाएं। जी हाँ, तो सही कालक्रम कौन सा था? तो इसमें देखिए सबसे पहले जो घटना घटा था वह था ये मिंटो मार्ले सुधार। जी हाँ, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जी हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यह हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 में। उसके बाद हुआ था चौरा चौरी हिंसा 1922 में। चौरा चौरी हिंसा 1922 में हुआ। और उसके बाद लास्ट में हुआ दांडी यात्रा 1930 में। जी हाँ, 1930 में। तो देखिए सबसे पहला घटना जो घटा वह मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद चौरा चौरी हिंसा और उसके बाद दांडी यात्रा। तो इसका कूट देखिए क्या देता है 69 का। जब 69 का जो कूट दे रहा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 4 1 3। नेक्स्ट है 70 नंबर का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने, कौन सा व्यक्ति ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो वह व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे मौलाना हसरत मोहानी। जी हाँ, मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट है 71 नंबर का, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 72 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? जी हाँ, कौन सा जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यह सही मिलान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 74 नंबर का, कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 75 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? जी हाँ, प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। जी हाँ, लाइकेन थाइलोफाइटा जो है यह प्रदूषण संकेतक पौधा है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, 76 में दिया गया कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? जी हाँ, कौन सा स्रोत जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे सर्वोत्तम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर सेल। जी हाँ, सौर सेल ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिससे किसी भी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है 77 नंबर का, कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। जी हाँ, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट है 78 नंबर का, जी हाँ 78 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग के सामने 78 में लिखता है दोस्तों,
कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। जी हाँ, जो यहाँ पे युग्म है इसमें से सही सुमेलित कौन सा है, तो सही सुमेलित है हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र से। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 79 नंबर का। 79 में दिया गया है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। जी हाँ, पश्चिमी घाट जैव विविधता के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट है 80 नंबर का कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो जैव विविधता का कम होने का मुख्य कारण है दोस्तों आवासीय विनाश। जी हाँ, पशु पक्षियों का जो आवास का जो विनाश किया जा रहा है वह जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है 81 नंबर का। 81 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया मेगा डाइवर्स देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 82 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है। जी हाँ, समतापी प्राणी कौन सा है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कबूतर। जी हाँ, कबूतर एक समतापी प्राणी है। नेक्स्ट है 83 नंबर का। भारत में गीधों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। भारत में गीधों की संख्या में अत्यधिक कमी आ रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है दोस्तों कि जानवरों को दर्द निवारक देना। जी हाँ, जानवरों को दर्द निवारक दवाइयां देने के कारण गीधों की संख्या में अत्यधिक कमी आ रही है। नेक्स्ट है 84 नंबर का कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं का प्रमुख प्रदूषक होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 85 नंबर का कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता है, वहां आर्सेनिक द्वारा सबसे ज्यादा जल प्रदूषण हुआ है। नेक्स्ट है 86 नंबर का कि निम्न निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011-12 में। नेक्स्ट है 87 नंबर का। जी 87 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत किससे प्राप्त किया जाता है, इसका सही आंसर होगा आइस कोर से। जी हाँ, आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसका पता चलता है। नेक्स्ट है 88 नंबर का। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। जी हाँ, जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में किसे पहचाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। जी हाँ, पश्चिमी घाट जो है जैविक विविध हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 89 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। जी हाँ, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी बनावटी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सही आंसर होगा धान का खेत। जी हाँ दोस्तों, धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है 90 नंबर का। जी हाँ, 90 नंबर में कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव क्या है। जी हाँ, फूड चेन में मानव क्या है, तो दोस्तों मानव जो है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव जो है उत्पादन भी करता है और उसका उपभोग भी करता है, सामान को बनाता भी है और उसका यूज भी करता है, इसलिए यह प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।